वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। सियासी कशीदगी में कमी लाने के लिए सदर आरिफ अलवी ने अपने साथ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को भी शामिल कर लिया है। इमरान खान को सूबाई असम्बलियां तहलील करने के फैसले पर नजरसानी करने के लिए कायल करने की कोशिशें जारी हैं। सदर से पैगाम के बाद मोनस इलाही ने 24 घंटों में इमरान खान से 3 बार मुलाकातें की हैं। अभी जब 17 तारीख सर पर आ गई है तो दोनों रहनुमाओं के पास वक्त भी कम है और टास्क भी बड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान अब भी यू टर्न ले सकते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुबशिर बुखारी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, आपके जानिब आऊँगी। वैसे तो इतलात ये हैं कि अब से कुछ देर कबल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह कहा कि जैसा चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। अब वक्त कम है, कल जलसा करना है, ऐलान भी करना है, तो क्या लगता है कि खान साहब अभी यू टर्न ले सकते हैं, ले लेंगे? थैंक यू शाइस्ता। मेरे ख्याल है हमें इसको किसी जंगी मंजरनामे की तरह नहीं पेश करना चाहिए कि वक्त कम है और जलसा भी करना है। जलसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और यू टर्न भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये फैसले बहुत बड़े हैं और ये इस वक्त जब पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के या आप उसको नेशनल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर की अगर बात कर लें, सब अंडर थ्रेट हैं। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। तो जब इतना बड़ा एक पैराडाइम है आपके सामने जिसको कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, तो उसमें वो 10 दफ़ा भी यू टर्न लें तो उन्हें लेना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि एटलीस्ट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये नहीं हो रहा कि बस खान साहब कोई ऐसी पोजीशन ले लें कि मैंने बस जो कह दिया है वैसे ही होगा, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू शो हिज लीडरशिप, या ये कि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, या ये समथिंग लाइक दैट। मेरे ख्याल है किसी हद तक चीज़ों पे कंसेंसस डेवलप होना शुरू हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आप ये जहन में रखें कि इस वक्त G77 जो हो रही है कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड नेशंस वाशिंगटन में, वहाँ पे बड़े सीरियस मैटर्स हमारी नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक डिस्कस हो रहे हैं। IMF से रिलेटेड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। एनर्जी क्राइसिस हमारे सर पे खड़े हुए हैं। तो इन सब के होते हुए अगर वो ये यू टर्न लेते हैं कि ठीक है वी आर नॉट डिसॉल्विंग द असेंबलीज, तो इट विल बी अ स्टेप इन गुड डायरेक्शन। बिकॉज हमने कल भी बात की थी कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत देर तक चलेगी तो बहुत वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा। इकॉनमी हमारे सामने है। अब कल से अगर लोगों को दिखाने के लिए या जैसे भी एक सख्ती की गई है कि 10 बजे होटल्स बंद कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग मोड में जा रहे हैं, ऑल दैट, ये लोग भी तब एक्सपेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे जब वो देखेंगे कि खुद पॉलिटिशियंस में भी चेंज आ रहा है, इलीट्स में भी चेंज आ रहा है, वो भी कुछ ना कुछ बदलने को तैयार हैं। सो इट हैज़ टू बी अ 2-वे स्ट्रैटेजी। एक दूसरे को रेसिप्रोकल अप्रोच दिखानी पड़ेगी। तो आई थिंक जलसे से फ़र्क नहीं पड़ता, 10 और मुलाकातें करें, लेकिन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपके ख्याल में ये जो स्टेप है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है? ठीक है, आपका पॉइंट, बिकॉज़ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। सही, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में फैसले में तब्दीली की बुनियाद क्या होगी खान साहब की? देखिए, मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो एक फैसला कर लिया है, क्योंकि जिस तरह पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च का फैसला किया था और उसमें उनको रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा और वो शायद मेडिकली इस काबिल नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च या धरना जो लेके चल सके, तो उन्होंने दूसरा एक अपनी सियासी चाल चली है जिसमें उन्होंने असेंबलियां तोड़ने की बात की है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब तो इस बात पर अटल है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तोड़ देंगे। और परवेज़ इलाही साहब से भी उनकी जो बात हुई है, तो परवेज़ इलाही साहब ने अपनी गुजारिशात ज़रूर उनसे की हैं, लेकिन मोनस इलाही और परवेज़ इलाही साहब भी इमरान खान के इस पॉइंट पे उनके साथ मुत्तफिक हैं कि अगर असेंबलियाँ तोड़ने का इमरान खान साहब कहते हैं तो वो फौरी तौर पर असेंबलियाँ तोड़ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के बारे में भी महमूद खान बता चुके हैं कि वो असेंबलियां तोड़ देंगे। तो इमरान खान साहब कल जो ऐलान करेंगे हो सकता है। लेकिन नसीम साहब, अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी इत्तलात आई हैं कि खान साहब ने ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। देखिए, उसमें क्योंकि सदर मुमलिकत जो है वो इस वक्त एक मीडिएटर की जो है वो
तौर पे यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की है, उनकी नून लीग वालों से भी मुलाकात हो रही है। तो हो सकता है कि अगर ऐन मौके पे आकर कोई तब्दीली करनी पड़ी तो कोई नई स्ट्रेटजी लेके आएंगे। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इमरान खान ये कह दे कि जी परवेज़ इलाही के कहने के ऊपर मैंने असेंबलियाँ तोड़ने का जो फैसला किया था उसको मौखर कर दिया गया। कोई ना कोई मिडल में जो है वो कोई चीज़ निकाली जाएगी, कोई और सियासी चाल जो है चली जाएगी, क्योंकि बिल्कुल खामोश होकर इमरान खान साहब या पीटीआई नहीं बैठ सकती। और उनका एक ही एजेंडा है, एक ही बात है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए। अगर तो हुकूमत उसमें ऐलान करती है या कोई पैचअप हो जाता है कि जल्द इलेक्शन की कोई सूरत हाल निकल आती है, या 2 कदम ये पीछे हटते हैं, 2 कदम वो लोग पीछे हटते हैं, कोई मई जून में अगर इलेक्शंस की बात होती है तो फिर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब कह सकते हैं कि ठीक है, अगर इलेक्शन का ऐलान करते हैं या कोई डेट दे दी जाती है तो फिर वो कोई और ऐलान कर सकते हैं, लेकिन एकदम से वो मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटेंगे और कोई ना कोई सियासी अपना नया जो वो चीज़ है वो ज़रूर पेश करेंगे। जी ठीक। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, इमरान खान असेंबली तहलील करने के ऐलान से अगर पीछे हटते हैं तो फिर उसका सियासी नुकसान क्या होगा उन्हें? देखिए, इमरान खान साहब पाकिस्तान में सियासी बहरान को कायम रखेंगे इन वन वे और दी अनदर। उनकी कोशिश ये है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आए और वो किसी तरह अदम इस्तेहकाम रखें। इस काम के लिए वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, वो असेंबलियों को तोड़ने का ऐलान करें, वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने की कोशिश करें, वो कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार रखना है। और इस पॉलिसी में उन्होंने पहले उनका ख्याल था कि वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए ये हुकूमत गिरा लेंगे। 25 मई को एक कोशिश की, फिर 26 नवंबर को एक कोशिश की, दोनों कोशिशें उनकी नाकाम हो गईं। अब उनकी एक कोशिश है कि मेरे पास वाइल्ड कार्ड्स हैं, मैं असेंबलियाँ तोड़ दूंगा तो ये मैं इनको मजबूर कर लूँगा। पर अब उनको शायद समझ आ रही है कि ये वाइल्ड कार्ड्स भी उनके हाथ में नहीं है, जैसे लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद जाना उनके हाथ में नहीं था। बहरहाल टॉकिंग टू ईच अदर वाली क्या बात है, पर 1 महीना पहले तक जब तक ये आर्मी चीफ नहीं आए थे, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इस हुकूमत से बात क्यों करूँ, इसके बस में क्या है, मैं इनसे बात करूँगा, इनकी क्या औकात है कि मैं इनसे बात करूँ। वो तो जब नई रजीम आ गई और उन्हें समझ आ गई कि इससे नहीं बात हो सकती अब, तो वो इस हुकूमत से बात करने के लिए तैयार है। वरना बाजवा साहब की सूरत में उनके पास बात करने के लिए एक फ़ोरम तो मौजूद था। आज उसको जितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन उन्हीं के ज़रिए उनको पंजाब की हुकूमत भी मिली और ज़मीनी इंतखाबात भी मिले, और उनको बड़ा थैंकफुल होना चाहिए बाजवा साहब का इसके ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि नसीम सिद्दीकी साहब की ये बात ठीक है कि वो असेंबलियाँ तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार रखने के लिए कोई नई सियासी चाल ज़रूर चलेंगे। सही। मुबशिर बुखारी साहब की जाने भी जाती हूँ, जुनैरा कुछ ऐड करना चाह रही हैं। जी जुनैरा। शाइस्ता, एक तो मेरे ख्याल है आपके क्वेश्चन का जवाब कम दिया जाता है। कल भी मैंने यही कहा था, मेरे तज्जिए पे तज्जिया ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल है एक तो उससे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पॉलिटिक्स में भी और हमारे जर्नलिज्म में भी स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप थोड़ी सी पॉजिटिव बात करें, वो उछल के बाहर आते हैं और वो कोई ना कोई स्पैनर थ्रो करते हैं कि ओहो ये स्टेबिलिटी क्यों हो रही है, ये सुकून क्यों हो रहा है, ये अच्छी अच्छी बातें क्यों हो रही हैं। तो वो मेरे ख्याल है उससे अवॉइड करना चाहिए। अगर हम सब मिलके एक कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं या एक फ़ज़ा कायम कर रहे हैं जिसमें बातचीत को अच्छा कहा जा रहा है, तो क्या ज़रूरत है माजी को बीच में ला के अपनी वही एक चोंच लड़ाने की। मेरे ख्याल है वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड्स। ठीक ठीक। मुबशिर बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं मुस्बत बातें करूं या मुनफिर बातें करूं। मैं मुबशिर बुखारी साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपके जानिब आ जाती हूं। मुबशिर बुखारी साहब, इमरान खान और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म होता नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, जहां तक मेरा जाती राय है, मैं तो बड़ा स्टॉन्च सपोर्टर हूं कि अपोजिशन और हुकूमत या जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके दरमियान हमेशा रवाबित रहने चाहिए। खा मामला जितने मर्जी संगीन हो जाएं, जिस दिन उनके राब्ते ख़त्म हो जाते हैं मजीद जो है सूरत हाल ख़राब हो जाती है। और आपके किसी प्रोग्राम में यही उस वक्त भी ख्वाहिश का इजहार किया था, और बल्कि शायद ये भी कहा था कि अनकरीब आप देखेंगे कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है ये विविड भी हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी। वही हुआ, और उसके लिए सदर आरिफ अलवी विविडली कोशिशें कर रहे हैं और
वो मिल रहे हैं PMLN से भी, बल्कि एक प्रोग्राम में इस तरह भी अर्ज किया था कि 26 नवंबर से पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब की 2-3 मुलाकातें हुई थी PTI स्टालवर्ट से, जिसके नतीजे में काफी चीजों पे कोई अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हुई थी। तो मुझे तो बर्फ पिघलती जाती तौर पे नजर आ रही है। दूसरा, जहां तक इमरान खान साहब के अनाउंसमेंट का ताल्लुक है, देखिए वही बात कि मुल्की मुफाद इस वक्त जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। जहां तक ये PTI का नैरेटिव है कि इस वक्त जो है सिर्फ इलेक्शन ही हल है, फ्रैंकली मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि हमने माजी में 4 साल में देखा 5 मिनिस्टर तब्दील किए इन्होंने फाइनेंस, क्योंकि मामला ठीक तरीके से नहीं चल रहे थे, शायद लैक ऑफ प्लानिंग थी और फिर कोविड की सूरत हाल भी थी, उन्हें समझ नहीं आई। वही सूरत हाल अभी भी है, लेकिन चूंकि मुल्क एक इंतहाई कठिन किस्म के मुआशी मराहल से गुजर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन तो बिल्कुल एक साबोटाज एक्टिविटी हो जाएगी इस वक्त की अगर हम बात करें। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी इस बात का इदराक है। अलबत्ता पॉलिटिकल मूव उन्होंने इंतहाई खूबसूरत खेली थी, ये रावलपिंडी में अनाउंस करके कि हम असेंबली से बाहर आ रहे हैं, फिर वो बाहर आना असेंबली को तोड़ने के बारे में हो गया। जो आज की कल की डेवलपमेंट है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि PTI ने जो शराइत रखी हैं वो ये कि CM नेक्स्ट जो है वो परवेज इलाही साहब ही होंगे। उसके अलावा काफ लीग जो है अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन उनके मुकाबले में PTI कैंडिडेट नहीं होगा, बल्कि PTI उनको सपोर्ट अनाउंस करेगी। फिर वो कैंडिडेट कितनी तादाद में होंगे, ये सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन आखिर पे जो परवेज इलाही साहब ने यही कहा कि देखिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए, पार्टी की फ्री एक्टिविटीज के लिए और उसके अलावा एक इलेक्शन ड्रिवन कैंपेन जिसे आप कहते हैं इफेक्टिव कैंपेन के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रोलॉन्ग करें। और कल दोबारा मीटिंग है महमूद खान साहब के साथ, परवेज इलाही के साथ, और मेरा ख्याल है कि शायद इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट खान साहब जो है, और मैं कतन उनके इस यू टर्न को बुरा नहीं समझूंगा, बल्कि मैं उन्हें समझूंगा कि उन्होंने एक इंतहाई समझदारी का मुजाहरा किया। अलबत्ता फ्यूचर में उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं टू कीप द बॉल, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। काफी इश्यूज हैं उनके पास जिन पे वो खेल सकते हैं। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, हम खान साहब की भी बात करते हैं, हम चौधरी परवेज इलाही की भी बात करते हैं, मोना इलाही की भी बात करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत आपके ख्याल में इस वक्त क्या सोच रही होगी, क्या चाह रही होगी? देखिए शाइस्ता, सीनियर क़यादत कुछ भी सोचती रहे, उन्होंने इमरान खान को ही फॉलो करना है, क्योंकि वन मैन शो होता है पाकिस्तान में। आपको पता है, जो नवाज शरीफ साहब फैसला कर दें, जरदारी साहब फैसला कर दें, मौलाना फजल रहमान फैसला कर दें, तो उसी तरह जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे वही होगा। लेकिन ये अपनी मुशावरत ज़रूर जारी रहती है। लेकिन जिस तरह भी मेरा दोस्त, मेरा प्यारा भाई मुबशर बुखारी बात कर रहा था कि 5 उन्होंने वजीर ख़जाना चेंज किए और कोविड में भी कुछ नहीं कर सके, मैं थोड़ा सा तसी कर दूं कि बेशक उन्होंने 5 वजीर ख़जाना चेंज किए थे। लाजमी बात है उनके पास फर्स्ट टाइम वफाक में गवर्नमेंट आई थी। कोविड में तो सारी दुनिया ने तारीफ की कि जिस तरह पाकिस्तान में कोविड को जो है वो संभाला गया, या कोविड के अंदर कारोबार चलता रहा। कोविड के दौरान पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज थी, स्पेशली फैसलाबाद में, वहां पे इतनी लेबर की डिमांड, मुबशर बुखारी साहब, नसीम साहब का कमेंट ले लूं, फिर इतनी लेबर की वहाँ डिमांड थी कि वहाँ डिमांड पूरी नहीं हो सकती थी, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो हाई लेवल पे गई। फिर इमरान खान साहब के जब वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस आया और ये बयानिया दिया गया कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था, जिस तरह आजकल हम डिफॉल्ट की खबरें शाइस्ता सुन रहे हैं, उस वक्त तो आपने कोई जनवरी फरवरी में इस तरह की कोई बात नहीं सुनी थी। अरबों रुपया एहसास प्रोग्राम के जरिए बांटा जा रहा था, नौजवानों में कर्जे बांटे जा रहे थे, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हो रही थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी। तो ये सब चीजें उस वक्त चल रही थी। अब तो माशाल्लाह तजुर्बेकार लोग आए हैं। अभी तो 2 वजीर खजाना है, लेकिन उन्हीं के दरमियान आपस में लड़ाई चल रही है। PDM की 13 जमातें मिलकर मईशत को नहीं संभाल सकी। तो अगर इस वक्त एक फ्रेश इलेक्शन की बात हो रही है तो उसमें कोई मेरे ख्याल से हरज वाली बात नहीं है। ठीक है, मुबशर बुखारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं मेरे भाई सिद्दीकी साहब ने मेरा पॉइंट एक्चुअली मिस इंटरप्रेट कर लिया है। तो मैं तारीफ कर रहा था कि कोविड का अगरचे उसमें मुश्किलात कुछ डिलीवर करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी मकसद पूरा नहीं हुआ। कोविड का तो मैंने ये कहा कि कोविड में हैंडल बड़ा अच्छा किया, लेकिन कोविड की वजह से हमें यकीनी तौर पर मुआशी मुश्किलात तो हुई। तो उस वजह से 5 मिनिस्टर्स भी चेंज हुए,
ये मैं अर्ज कर रहा था, नसीम भाई ने उसको कर लिया, लेकिन बहरहाल पहला तजर्बा था उनका, और यकीनन अभी भी उनके पास शायद कोई इस मुआशी दलदल से निकलने का प्लान खान साहब के पास अभी भी ना हो, इसलिए हमें वेट एंड सी वाला फार्मूला अपनाना होगा। ठीक है नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करते हैं, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खान साहब के हवाले से कि क्या वो अपना फैसला तब्दील करेंगे या नहीं। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, एक तरफ तो बात हो रही है कि हुकूमत और ऑपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं बैकडोर, दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने परवेज़ इलाही साहब से रब्ता किया है। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर उन्होंने ये रब्ता किया है, या फिर वैसे ही उन्होंने रब्ता कर लिया? मेरा नहीं ख्याल ये राब्ता को इतना सिग्निफिकेंट है। ये ज़रूर है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं, और लेकिन मुजम्मिल साहब टाइमिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में गवर्नर KPK की इस वक्त वो इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम कह सकें कि उनके ज़रिए को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और को मौलाना फजलुर रहमान चौधरी परवेज़ इलाही के लिए बहुत आउट ऑफ द वे चले जाएंगे PDM में। ऐसा मंजरनामा नज़र नहीं आता मुझे। लेकिन बाकी दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया 26 नवंबर को, क्या वो अपने ऐलान पर कायम रहते हैं या वो अपने ऐलान से पीछे हटते हैं, ये तो कल ही पता लगेगा। जहाँ तक एक सहाफ़ी के तौर पे मेरा ये काम नहीं है मुस्बत रिपोर्टिंग करना, क्योंकि इस मुल्क में जिन्होंने ये कहा था कि मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए वो भी कोई पॉजिटिव बात नहीं थी, क्योंकि हमारा काम नहीं है मुस्बत रिपोर्टिंग करना, हमारा काम है सही फैक्ट्स को बयान करना। सही, बाकी किसी के तजिए को इतनी मुकद्दस हैसियत नहीं आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जुनैरा, आपके जानिब आऊँगी। एक तरफ तो जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर खान साहब अपना फैसला तब्दील कर भी लेते हैं तो ये अच्छी बात होगी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ यानी ऑपोजिशन मिल बैठकर बात करते हैं, लेकिन क्या लगता है तहरीक इंसाफ के कारकुन पर इसका क्या असर होगा? क्या वो मायूस होगा या फिर नहीं? देखिए शाइस्ता, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम ऑल टुगेदर इग्नोर नहीं कर सकते, और PTI का कारकुन कैसे सोचता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज उस कारकुन ने सड़कों पे मार भी खाई है, अपने लीडर को गोलियां लगते भी देखा है, फिर जिस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के साथ, इंतहाई बुरा यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और जो इल्ज़ामात लगा के उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, और अभी भी ब्रूटली सम पावर्स आर एंगेज्ड टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग इमरान खान इन एवरी पॉसिबल वे। तो ये हकीकतें अपनी जगह रहेंगी, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आंखें बंद कर लें तो ये गायब हो जाएंगी। इसी तरह ये बात कि मसाइल का हल इमीडिएट इलेक्शंस में है, ये भी बात सही है, इलेक्शंस करा लेने चाहिए, वी मस्ट गो टू इलेक्शंस। ये बात तो यूनाइटेड किंगडम में भी लोग कह रहे हैं कि क्यों बार बार एक ही पार्टी का वज़ीर आज़म चेंज होता है, यू हैव टू गो फॉर इलेक्शंस, क्योंकि वहाँ भी तकरीबन इस वक्त सूरत हाल पोलिटिकली ऐसी बनी हुई है। लेकिन अगर कुछ और चीज़ें हैं हमारा, क्योंकि मुल्क बहुत सारे मामलात में घिरा हुआ है जिसमें सिक्योरिटी सबसे पहले आ गई है हमारे सामने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी कभी नहीं थी। और मैं कल कुछ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में क्राइसिस का पीक कब देखा है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा दिस इज़ द पीक, हमने इससे बुरे हालात नहीं देखे। तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी देर के लिए साइड पे करके अगर बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है तो ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है मुबशिर बुखारी साहब, अगर तो ये मान लिया जाए कि खान साहब अपना फैसला तब्दील नहीं करते हैं, तो फिर जो परवेज़ इलाही साहब ने उनके सामने वो मुतालबात जो रखे थे, आपको लगता है खान साहब वो मान लेंगे? जी देखिए, खान साहब को या तो वो मुतालबात मानने पड़ेंगे या फिर यह है कि परवेज़ इलाही साहब वही तारीख रिपीट करेंगे जो उन्होंने PDM के साथ किया, क्योंकि हर बंदा अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो सिक्योर करने की स्ट्रगल कर रहा होता है, और ऐसी सूरत हाल में जब इस लेवल की इंस्टेबिलिटी आ जाए तो उसमें फिर आप अपने पॉलिटिकल गोल्स को देखते हैं। तो जैसे परवेज़ साहब ने किया था,
पीडीएम के साथ के गए, दुआए खैर की, मिठाइयाँ खाई। अगले दिन सुबह जब पीडीएम के लोग नहीं पहुँचे पंजाब असम्बली उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस सबमिट करवाने, तो बाकायदा फ़ोन करके उन्होंने कहा जल्दी करवाइए, क्या कर रहे हैं आप। और जो ही वो सबमिशन हो गई तो शाम को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो पीटीआई के हैं। तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल गोल देखा क्या था। अभी भी गेम यही है। और मेरा ख्याल है कि दूसरा मशवरा जो पीटीआई के अरकान दे रहे हैं, जो पीटीआई के अपने डाई हार्ड एमपीएज हैं जो खान साहब के साथ लॉयल हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद यही मशवरा दे रही क्योंकि फ़ाइन आप असम्बली तोड़ देते हैं, चलिए अगर जनरल इलेक्शन नहीं होते तो कम से कम पंजाब असम्बली का इलेक्शन तो होगा, तो उसमें खान साहब की ज़ाती पार्टिसिपेशन बहुत सारे जलसों में बहुत ज़रूरी है, जो कि खान साहब अपनी वोट्स की वजह से उस तरह की मूवमेंट्स नहीं कर सकते। और ऐसी सूरत हाल में उन उम्मीदवारों की कामयाबी का चांस भी कम हो जाएगा। और वो सारी राय को भी अगर मद्देनज़र रखें तो पीटीआई की अपनी एक अंदरूनी राय बनती है। नसीम सिद्दीकी मेरे भाई ने एक बात कही, मैं उससे बसद एहतराम इख्तलाफ करूँगा, इस तरह नहीं हमने देखा। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, और नसीम साहब भी गवाह हैं इस चीज़ के, वो ख़ुद एक कोई फ़ैसला करती थी लेकिन उनकी पार्टी की लीडर, सीनियर लीडर जब उन्हें कहती थी, और मैं ख़ुद गवाह हूँ 1988 के इलेक्शन में मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर का टिकट उन्होंने ज़ाती तौर पे फाइनल किया था, लेकिन फ़ारूक लगारी मरहूम, जहांगीर बदर मरहूम और मेरे एक और अजीज़ मरहूम के कहने पे वो टिकट उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अगर वो टिकट दे देती तो मियाँ नवाज शरीफ उसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख मुख्तलिफ होती। तो इतना भी बुरे हालात नहीं है, डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है पार्टीज़ के अंदर। तो मेरा ज़ाती ख्याल में खान साहब जो है अपनी पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को भी सुनेंगे और ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो प्लॉजिबल है वो फैसला करेंगे। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, अगर तो खान साहब मान जाते हैं, असेंबली तहलील नहीं होती है, तो फिर आगे क्या होगा? जैसा देखें, जिस तरह मुबशिर बुखारी साहब अभी बता रहे थे कि इन्होंने उस वक्त ये चीज़ें देखी, मैं तो खैर बहुत छोटा था, पता नहीं मुझे ये क्यों उसमें घसीट रहे हैं। जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है, देखिए आप खान साहब को छोड़ दें, सब लोग खान साहब को छोड़ दें कि खान साहब क्या कर रहे हैं। खान साहब अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अपोजिशन करनी है, जलसे, जुलूस, धरने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। हुकूमत क्या अपना काम कर रही है? हुकूमत अगर मईशत को संभाला देना शुरू कर दे, जिसके बेसिस पे वो आए थे कि जी हमने तो सियासत को कुर्बान किया रियासत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब जा रहा था, लिहाजा हमने टेक ओवर किया और सियासत की कुर्बानी दी। वो कैसा टेक ओवर किया आपने कि आप पहले से भी जो महंगाई है, मईशत है, उसको नीचे लेके आ गए, एक्सपोर्ट आपकी हो नहीं रही है, एलसीज आपकी खुल नहीं रही है, ऑटो इंडस्ट्री में ले डाउन हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा छाटियाँ हो रही हैं। तो आप क्या करने आए थे? तो अगर हुकूमत अपना काम करना शुरू कर दे, और जिस तरह एक्सपर्ट को स्पेशल तैयारे में लंदन से पाकिस्तान लाया गया, तो मईशत को वो कंट्रोल कर ले, अवाम को रिलीफ देना शुरू कर दें, इमरान खान साहब का बयानिया खुद ब खुद दब के रह जाएगा। तो हम सब हर वक्त जो है वो हम इमरान खान साहब को डिस्कस करते हैं और हम कहते हैं इमरान खान ऐसे कर ले, इमरान खान वैसे कर ले, इमरान खान इसकी बात सुन ले। वो नहीं सुनता किसी की बात, कोई परवाह नहीं। लेकिन हुकूमत तो कम से कम अपने काम कर ले। यानी कि वजारत है पेट्रोलियम की, प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ हो रही है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, वजारत पानी और बिजली की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ हो रही है। तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग, मतलब आप इन चीजों से बाहर निकलें और आप परफॉर्म करें। आप कौम को से जो वादे किए थे वो पूरे करें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। बुखारी साहब वन लाइनर कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। ऐसा एक पॉइंट ले लीजिए जी वन लाइनर कमेंट। ये ऐसी बात नहीं है कि खान साहब किसी की नहीं सुनते। खान साहब तो अपने मुंह से मान रहे हैं आज कि मैं जनरल बाजवा की सुनता रहा, सारा कुछ तो वो करते रहे। तो मसला ये है कि खान साहब जो किसी की नहीं सुनते, जब वो जनरल बाजवा से डिक्टेशन ले रहे थे तो उस वक्त उन्हें वो कहते हैं ना मैं किसी से नहीं डरता, तो किसी से ना डरते कौम को आके बताते जनाब कि जनरल बाजवा मुझे डिक्टेट कर रहे हैं, तो वो सुनते हैं। मतलब ये बात से भी मैं डिसएग्री करता हूँ। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, जब ये सवाल हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि असम्बलियों की तहलील के मामले पर क्या खान साहब यू टर्न ले सकते हैं, 55% लोगों का ख्याल था जी हाँ खान साहब यू टर्न ले सकते हैं, जबकि 45% लोगों का मानना यह है कि खान साहब अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे और कोई यू टर्न नहीं लेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत का रूस से सस्ता तेल लाने का दावा तनाज़े का शिकार हो गया। वजीर खजाना इसाक डार और वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मुस्बत पेशरफ्त की बातों की वफाकी काबीना के अहम रुकन ने ही तरदीद कर दी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में रूस से सस्ते तेल को ट्रक की बत्ती करार दे दिया है। इस सूरत हाल पर तबसरे हो रहे हैं कि क्या बिलावल भुट्टो ने यह बयान किसी दबाव के तहत दिया है या हकीकत में इस हवाले से यही सूरत हाल है। अब सवाल यह है कि अवाम किसकी बात पर यकीन करें। मुबशिर बुखारी साहब, क्या लगता है, क्या बिलावल भुट्टो ठीक कह रहे हैं या मुसद्दिक मलिक? हम किसकी बात पर जो है वो ईमान लाएं, किसकी बात पर यकीन करें? जी देखिए, एक बात तो ये बात तो पीटीआई के दौर में शुरू हुई थी कि रशिया से सस्ता तेल आएगा, सस्ती गैस आएगी और वीट भी आएगी, यानी गंदम भी आएगी। हमाद अजहर साहब ने कल गालिबन दोबारा ये बताया कि हमारे पास एग्रीमेंट या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है मौजूद है कि पीटीआई की रशियन गवर्नमेंट से बातचीत जारी थी, अगरचे उस पर भी उस वक्त बड़े सवालात हुए थे। अभी भी बिलावल ने कल जो न्यूयॉर्क में प्रेशर किया उस पे कहा कि जी रशिया से जो है इस तरह का हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो देखा जाए तो एग्रीमेंट शायद उस तरीके का नहीं हुआ, लेकिन बातचीत भी जारी है। मुसद्दिक मलिक साहब ने आज उसको क्लैरिफाई किया कि बिलावल का यहाँ तक कहना तो ठीक है कि अभी तक हमें कोई तेल मौसूल नहीं हो रहा या अभी तक हम नहीं खरीद रहे, लेकिन फ्यूचर में ना सिर्फ तेल बल्कि हम डीजल और गैस भी खरीदेंगे। तो इस तरह क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। या तो कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, जो कि एक अजीब सी बात लगती है, या फिर बड़ी खूबसूरती से उस सवाल को डिफ्लेक्ट कर दिया बिलावल ने स्टेटमेंट देके। ठीक है जुनैरा, क्या लगता है, क्या बिलावल ने ये बयान किसी प्रेशर में दिया होगा? देखिए, इस वक्त पीडीएम में बेशक ये सारी जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन इनके एजेंडाज डिफरेंट हैं और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन भी ठीक नहीं है और मिनिस्ट्रीज इस हद तक नावाकिफ नहीं हो सकती एक दूसरे के डिसीजन से अगर वाकयातन वो गवर्नेंस कर रही हो तो। इसके दो पहलू हैं। जब अमेरिका का ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया था कि यूक्रेन वॉर की वजह से वो किसी को भी रशियन ऑयल ख़रीदने नहीं देंगे और उन्होंने उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को जाके कहा कि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करें क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो उससे ये समझ में तो आता है कि कोई इतना आसान नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए रशिया से ऑयल ख़रीदना। दूसरा, इसी वजह से तो इमरान खान निकाले गए, घर भेज दिए गए कि वो अमेरिकन कैंप से निकल रहे थे। तो बिलावल भुट्टो वहाँ जाके न्यूयॉर्क में बैठ के ये कैसे कहें कि हाँ जी हम लोग वॉर की परवाह किए बगैर अमेरिकन स्टैंड को साइड में करके तेल खरीदने जा रहे हैं रशिया से। जो यहाँ हो रहे हैं वो पॉलिटिक्स हो रही हैं, जो मुसद्दिक मलिक साहब कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स। ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है पाकिस्तान के लिए कि इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कौन गवर्नमेंट में रहेगा कौन नहीं रहेगा। जी सही। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए, बिल्कुल जुनैरा की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि बिलावल साहब की एक तो डेफिनेटली नॉलेज कम है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको पता होना चाहिए कि भाई क्या कोऑर्डिनेशन रखनी क्या नहीं। इस तरह का कम से कम बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके बयान से अपोजिशन को नहीं बल्कि हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसको धचका कोशिश तो ये हुकूमत कर रही है। मुसद्दिक मलिक साहब भी कर रहे हैं, सरदार साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सस्ता तेल या कम कीमत में चीज़ें पाकिस्तान को जो है वो इंपोर्ट कर ली जाए ताकि हालात मईशत के बेहतर हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस तरह लगता है क्योंकि वाकई इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को भी रशिया जाने की कीमत चुकानी पड़ी और अगर मौजूदा गवर्नमेंट भी इस किस्म की कोई कोशिश करेगी तो वो कामयाब नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां से उन्होंने मेरे ख्याल से सही बयान दिया। सही। मुजम्मिल साहब, देखिए, एक स्टेज पर सैंक्शंस भी थी तेल लेने के ऊपर, लेकिन बाद में वो सैंक्शंस ख़त्म हुई हैं और अब उन्होंने कोई अपर कैप लगा दिया है कि वो $60 से ऊपर नहीं बेच सकते हैं रशिया के ऊपर। तो जो सिचुएशन को 6 माह पहले थी यूक्रेन वॉर के बिल्कुल बाद जो सैंक्शंस थी और जो आज है उनमें फ़र्क है, क्योंकि शायद जो अमेरिका की कोशिश थी कि अरब कंट्रीज से प्रोडक्शन बढ़ा ले वो मुमकिन ना हो सकी और तेल की कीमत नीचे ना आ सकी, तो रशियन तेल को मार्केट में आने की इजाज़त देनी पड़ी अमेरिका को भी। उसमें उन्होंने बेशक प्राइस का अपर कैप लगाया है कि इससे महंगा वो नहीं बेच सकते, लेकिन उन्हें वो तेल मार्केट में
आने से रोकने को नहीं रोक सके, क्योंकि फिर तेल $100 से ऊपर जा रहा था, जिसका सारे यूरोप को नुकसान हो रहा था। रशियन तेल के आने से मार्केट में बेशक अपर कैप पे ही आया है, तो तेल वापस $80 पे नीचे आया है, जो $100 से ऊपर चला गया था। लिहाजा अब अमेरिकन रशियन तेल के ख़रीदने की उतनी मुखालफत नहीं कर रहे, बशर्ते कि वो $60 से नीचे ख़रीदा जाए। सिचुएशन ये है क्योंकि उन्होंने उसकी इजाज़त बहुत सारे ममालिक को दे दी है और उस पर ख़ुद ही एक अपर कैप लगा दिया है। लेकिन क्या रूस पाकिस्तान को तेल बेचेगा, ये एक सवाल है। पाकिस्तान और रूस के कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे कि रूस पाकिस्तान को फौरी तौर पर तेल बेच दे। हमारे उनके कोई बैंकिंग चैनल्स मौजूद नहीं है, कोई ट्रेड चैनल्स मौजूद नहीं है। तो फिर मुजम्मिल साहब, आपकी इस बात से सवाल तो ये भी खड़ा होगा कि फिर बिलावल सही कह रहे थे कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। वो उनका वफद जनवरी में आएगा, वो उसके बाद क्या, अभी इट्स टू अर्ली टू से होगा या नहीं होगा। इट इज टू अर्ली टू से। डेलीगेशन आकर क्या शराइत रखता है वो भी तो बिल्कुल खत्म हो गया। मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।